हे एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर, जहां आज हम स्टडी करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, इस पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे हुई, श्रीलंका में कैसे हुई, देन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो आज हमने स्टडी करना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किन किन वेज में की जाती है। ओके, सो 4 फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की। अब चारों फॉर्म्स हमने एक एक करके डिटेल में स्टडी करना है। ओके, सो जो फर्स्ट फॉर्म है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ऑर्गन्स वर्ड है तो ये सुन के ये मत सोचना कि लंग्स, आइज, नोज, ये वाले ऑर्गन्स नहीं, बॉडी के ऑर्गन्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये जो 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों ही हमने पहले सुन रखे हैं ना वर्ड्स। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जो लॉज बनाने वाले लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, लेजिस्लेचर। जैसे कि हमारे एमपीज़ हो गए, हमारे एमएलएज, जिनको हम वोट नहीं डालते, तो वो जब इलेक्ट होते हैं वो हमारे लिए लॉज ही बनाते हैं, कानून वगैरह, तो वो लोग लेजिस्लेचर की कैटेगरी में आते हैं। फिर जुडिशरी, जुडिशरी पता है ना, जजेस, कोर्ट्स, जुडिशरी वर्ड सुन के यही सब याद आता है। सो जुडिशरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। और तीसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पता है क्या होता है? जब लेजिस्लेचर कोई लॉज बनाएगा, वो लेजिस्लेचर का काम सिर्फ यहीं तक है कि वो लॉज बना देगा। फिर वो लॉज हम तक कैसे पहुंचेंगे, वो काम एग्जीक्यूटिव करता है। वो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है, तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया। तो ये 3 ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के। अब कह रहे हैं कि पावर इन तीनों ऑर्गन्स में शेयर होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। शेयर होती ही होगी, तीनों के पास अलग अलग पावर्स हैं। ओके यार, आगे इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ये जो हमने 3 पढ़े ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, इसी सिस्टम को कि पावर को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में बांट देना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल पता है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल होती है तो लेवल सेम ही होता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है। तो इसीलिए शायद इस अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये जो वाई लिखा है इसके नीचे रीज़न भी लिखा हुआ है, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो क्या समझे कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स थे, वो जो 3 ऑर्गन्स थे, वो एक ही लेवल पे पड़े होते हैं, पर उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ना, उन तीनों की पावर्स अलग अलग हैं, तीनों के काम अलग अलग हैं, बट एक ही लेवल पे होने के कारण इस अरेंजमेंट को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ओके, एनी एडवांटेज? भाई क्या इसके कोई एडवांटेज हैं अलग अलग ऑर्गन्स को सेम लेवल पे रखने के? हाँ, बड़े एडवांटेज हैं। बड़े क्या, 2 ही तो हैं। तो पहला है, इट एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। अब 3 ऑर्गन है, तीनों सेम लेवल पे हैं, तो क्या किसी के पास अनलिमिटेड पावर होंगी? तीनों के पास इक्वली पावर्स होंगी। तो इससे एक तो ये चीज़ आती है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। और सेकेंड, ईच ऑर्गन चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर्स विच क्रिएट्स अ बैलेंस इन पावर। अब जब सेम लेवल पे हैं तो दूसरा क्या काम कर रहा है उसे चेक भी कर सकते हैं, तो चेक का सिस्टम नहीं बन गया एक, तो ये भी इसका एक एडवांटेज ही ले लो। अब क्योंकि यहाँ पर हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को चेक कर सकता है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम एक और नाम देते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों कहते हैं? ये जो हमारा लास्ट वाला सेकंड पॉइंट है यही बता रहा है। ईच ऑर्गन चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर्स विच क्रिएट्स अ बैलेंस इन पावर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अच्छा, अब गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स थे एक ही लेवल पर होते हैं, ठीक है, और पार्ट्स अलग अलग होती हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं। क्या इसको हम एग्जाम्पल से समझे? कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो ये रही एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को। उन्हें पार्लियामेंट वगैरह में जवाब देना पड़ता है जो उन्होंने काम किया है। ओके, सो सेकेंड, अब सेकेंड में कहते हैं कि जजेस जो है ना वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, बट जजेस जब पावर में आ जाते हैं, वो जुडिशरी का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक करने लगते हैं
एंड जो लेजिस्लेचर लॉज बनाता है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो हो गया ना कि तीनों चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बन गया। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ लिया कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट वाज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो अब हमने स्टडी करना है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे ना, तो अभी तक ये एक फॉर्म थी पावर शेयरिंग की कि उस तरह से पावर शेयरिंग हो सकती है। अब ये दूसरी फॉर्म है पावर शेयरिंग की कि या पावर वैसे भी शेयर हो सकती है, पावर ऐसे भी शेयर होती है अलग अलग लेवल्स में। तो गवर्नमेंट के लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब टॉप लेवल, बॉटम लेवल, उससे नीचे लेवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन। अब ये जो सिस्टम था ना कि पावर को गवर्नमेंट के इन तीन लेवल्स में या जितने भी लेवल होते हैं उसमें शेयर कर दो, इस सिस्टम को कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन क्यों? बिकॉज देयर इज अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड दिस जनरल गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। अब ये जो हमने पढ़ा ना, इसका ये जो फर्स्ट लेवल है, हाँ फर्स्ट लेवल ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं कि ये पूरी कंट्री के लिए होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक जनरल गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री के लिए, और वो जो जनरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो शायद इसीलिए इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ा है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर व्हेन वी शेयर पावर इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देन इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, सो व्हाट अबाउट इंडिया? ये इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देखते हैं, पहले नीचे वाला स्टडी करते हैं। ऑल्सो देयर आर गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल एंड दिस गवर्नमेंट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, अब देखो यार, ये जो पूरी कंट्री के लिए एक कॉमन गवर्नमेंट होती है जनरल गवर्नमेंट, उसे तो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो सेंट्रल से नीचे के लेवल हैं, प्रोविंशियल या रीजनल लेवल, वहाँ पर भी तो कुछ गवर्नमेंट होती है ना, और वो हर कंट्री में अलग अलग नेम से जानी जाती है। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे व्हाट अबाउट इंडिया के। अब इंडिया में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं, ये जो जनरल गवर्नमेंट थी जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, इंडिया में ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। और ये जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल है, यानी इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। और उससे भी नीचे इंडिया में एक चीज़ है लोकल गवर्नमेंट की। समझ गए? तो ये अच्छे से रिमेंबर रखना। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो अलग अलग लेवल्स थे गवर्नमेंट के, उसको फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते थे, और इसी को एक और नाम से कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल हम पढ़ चुके हैं, तो ये वर्टिकल शायद आसानी से समझ आ जाए। अब हॉरिजॉन्टल में सारे एक ही लेवल पे थे, अब वर्टिकल में सारे अलग अलग लेवल्स पे हैं, यानी टॉप लेवल, उससे नीचे लेवल, उससे नीचे लेवल। तो वर्टिकल डिवीजन क्यों कहते हैं? इसका रीज़न है बिकॉज दिस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल, इसमें गवर्नमेंट के हायर लेवल्स भी होते हैं, लोअर लेवल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा तो यार ये ख़त्म हो गया, दो फॉर्म्स हमने कर ली, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड अमंग डिफरेंट लेवल्स। समझ लगी ना उतनी? अब ये जो थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग की, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब पावर्स हम लेवल्स में भी शेयर कर सकते हैं, ऑर्गन्स में भी कर सकते हैं, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी हम पावर की शेयरिंग कर सकते हैं। सोशल ग्रुप्स, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? मुश्किल नहीं, आसान सा ही है। अब सोशल ग्रुप्स, सोसाइटी के अगर हमें ग्रुप्स बनाने हो, हम किस बेसिस पे बनाएंगे? रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना? तो सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी, इनमें भी पावर शेयर होती है। कैसे होती है वो आगे देखते हैं। हाँ, पर इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्रुसेल्स की कम्युनिटी गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में हमने पढ़ा था ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो कोई एक ही टाइप के, एक ही लैंग्वेज के जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते थे। तो इसमें क्या लैंग्वेज में पावर शेयरिंग नहीं होगी? हर एक लैंग्वेज के पास पावर आ गई, वो खुद गवर्नमेंट अपनी चूज़ करती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसे ही बनी थी। सो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी कि पावर
जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स, हाँ इनमें शेयर हो सकती है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट एडवाइजर्स बेस्ट एग्जांपल है। अब ये क्या ज्ञान की बातें लिखी हैं। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, अब यार देखो, सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग की बात हो रही थी, वो लैंग्वेज सोसाइटी का एक लैंग्वेज ग्रुप, उसमें तो पावर शेयर हो जाती है जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में हुई थी। अब सोसाइटी में और कैसे पावर हम शेयर कर सकते हैं, जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं, जैसे कि इंडिया में SC STs वगैरह होते हैं ना, और वुमेन, हाँ वुमेन्स को भी बहुत पहले राइट्स वगैरह नहीं मिलते थे, तो ये सभी सोशली थोड़े वीकर सेक्शंस हैं ना, थोड़े कमज़ोर हैं। तो इसके लिए कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स बनाए गए, यानी कुछ स्पेशल चीज़ें की गई ताकि ये भी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकें। ठीक, सो इंडिया में भी क्या ऐसा कुछ किया गया है? आंसर है यस भाई, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये पढ़ा है ना हमने। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया में वही मतलब है कि जो SC ST वगैरह है उनके लिए कुछ सीट्स हर जगह पर रिजर्व्ड रहती हैं। ठीक है, असेंबलीज एंड पार्लियामेंट 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। ठीक, तो इससे हमें पता चला कि पावर सोसाइटी के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर हो सकती है। अब इस तरह की पावर शेयरिंग का कोई बेनिफिट है? हाँ भाई है, यस। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एक तो ऑब्वियस सा ये बेनिफिट है कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में जगह मिलती है, क्योंकि वो पहले डिप्राइव्ड क्लास थे, है ना। अब उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो वो उनकी स्पेस बन गई है गवर्नमेंट में। और अगर हम ऐसा ना करते तब उन्हें एलियनेटेड फील नहीं होता। एलियनेटेड पता है ना, कि अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन, उन्हें ऐसा नहीं लगता बाकी सब लोग गवर्नमेंट में हैं, हम हैं नहीं, हम क्या सेपरेट लोग हैं, तो एलियनेशन की फीलिंग आ जाती है उनमें। तो इससे ये नहीं आती, इससे एक ये बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट, इट गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर, मतलब कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको पावर में अच्छा खासा शेयर मिल जाता है। तो ये था हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। 3 फॉर्म्स पढ़ लिए, समझ भी लग रहे हैं ना। अब ये चौथा फॉर्म है, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अच्छा, पहले 2 तो यार मेरे को देखते ही लर्न हो गए थे, मुझे लगता है आप सभी को भी हो गए होंगे। ये तीसरा बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यही लर्न करने वाला है, और ये चौथा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो समझ लेते हैं, लर्न हो जाएगा। बिटवीन, अब इसके फर्दर ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इधर इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि पावर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर हो सकती है। ठीक है, और इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी। इंटरेस्ट ग्रुप्स पढ़ते हैं अभी, रुको जरा सब्र करो। हाँ, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में पावर कैसे शेयर होती है इन अ डेमोक्रेसी। अच्छा यार, ये मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनको लोग वोट के थ्रू चूज़ करते हैं कि हमारी कंट्री में इस पार्टी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो पीपल, हम लोग यानी कि कोई भी पार्टी को वोट करके चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम कभी इस पार्टी को चूज़ करके पावर में लाएंगे, कभी उस पार्टी को चूज़ करके पावर में लाएंगे। तो क्या पावर किसी एक पार्टी के हाथ में रही? नहीं रही ना, वो पार्टीज़ में बट गई कि कभी ये जीतेगी पार्टी, कभी ये जीतेगी। तो इस तरह से पावर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होती है। ये फर्स्ट वे था कि पीपल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज देयर गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड वे भी है इसमें एक, कोलिशन गवर्नमेंट का, यानी कि गठबंधन की सरकार। When 2 or more political parties come together to contest elections and share the power in the government if they win. यानी कि पता ही है ये कोलिशन गवर्नमेंट सबको, कि 2 पार्टीज़ होती हैं, जब वो जीत जाती हैं तो गवर्नमेंट में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेती हैं, यानी उस पार्टी के भी लोग गवर्नमेंट में होते हैं और दूसरी पार्टी के भी लोग जो कोलिशन में होते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार। तो भाई अब आ गया इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स ये क्या होते हैं?
पहले तो ये देख लो इन इंटरेस्ट ग्रुप्स में लोग कौन कौन से आते हैं। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये 5 कैटेगरीज हैं जो इंटरेस्ट ग्रुप्स में आती हैं। ठीक है, अब ये कैसे, इनमें कैसे पार्ट शेयर होती है, हम अभी पॉलिटिकल पार्टीज में तो समझ आ गया उनमें कैसे पार्ट शेयरिंग होती है। इनका क्या रोल है पार्ट शेयरिंग से, ये भी समझते हैं। हाँ, दे विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इनका भी शेयर होता है गवर्नमेंट की पावर में। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़। अच्छा, अब ये लोग थे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये हैं तो थोड़े बड़े बड़े लोग ही ना, मतलब पैसे वाले, तो क्या पता ये भी गवर्नमेंट की जो कमिटीज़ होती हों उनमें पार्टिसिपेट करते हों और अपना ओपिनियन रखते हों। जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी तो इनके बारे में सोचेगी कि बिजनेसमैन पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ट्रेडर्स पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे। ठीक है, तो इस तरह से एक टाइप की इनके पास भी पावर नहीं होगी, क्योंकि इनके कारण ही गवर्नमेंट के डिसीजंस इस तरह के आ रहे हैं, गवर्नमेंट इनके बारे में सोच के डिसीजंस ले रही है। सो इस तरह से। सेकंड, और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसका भी वही मतलब है कि डिसीजन जो भी लिया जाता है इनका भी उन पे इन्फ्लुएंस होता है। गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि भाई ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इन पे क्या इफेक्ट आएगा। सो आई होप समझ लग गई होगी सबको सब कुछ। पूरी वीडियो में हमने पढ़ा गया था इस चीज़ के बारे में, है ना, कि पावर किस तरह से 4 फॉर्म्स में शेयर होती है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ओके यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। फाइनली एक चीज़ बोल दूं कि हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आने वाली कुछ और अच्छी वीडियोस के लिए। आगे अब पावर शेयरिंग आज ख़त्म है, आगे देखो क्या वीडियो आती है। बाय।